हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रतीक्षा और SCERT साइंस क्लास 7 की बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर 17 बल एवं यंत्र के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स से आपके जो यूपी टेट पेपर 2 सुपर टेट या जूनियर एडिट सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं पॉइंट से आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो सारे चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ें, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से उनको रिवाइज़ करके अपने मार्क्स पा पाएंगे और एक सीट अपनी रिज़र्व कर ले जाएंगे अपने टीचिंग की वैकेंसी में। आप यूपी टेट की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स लेकर आया है यूपी टेट 2021 को लेकर, जो कि जनवरी 25 से स्टार्ट हो रहा है और 6 मार्च तक ये चलेगा। इसके बाद भी काफ़ी सारे यूपी टेट के कोर्स आपके लिए आते रहेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। आप कोई भी ढील ना दें, जल्द ही शासनादेश भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर सीटेट में भी अप्लाई किया है तो फाइनल मैराथन सीरीज़ चल रही है, ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये मैराथन क्लासेस चलेंगी, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपको सीटेट की तैयारी करवाएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर कोई भी फ्री लाइव क्लास लेते हैं, उसके लिए आपको रेफरल कोड या अनलॉक कोड देना होता है, जिसमें आपको क्या लिखना है, प्रतीक्षा टेट लिखना है, PRATIKSHATET। प्रतीक्षा टेट लिखने से सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको फ़ायदा होगा और आपका जो कोर्स है वो आपको बहुत कम चार्जेस में पड़ेगा। यानी कि अगर आप 6 महीने का कोई कोर्स लेते हैं तो वो आपको 4800 का पड़ता है, जो कि पर मंथ में 800 का हो जाता है। अगर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे तो आपको 10% का यानी कि 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो आपको कोर्स पड़ेगा 720 रुपये पर महीने के हिसाब से, जिसमें आप 6 महीने के अंदर जितने भी टेट के कोर्सेज होंगे उन सभी को पढ़ सकते हैं। आपको बार बार भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बैच कोर्स के लिए। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बल एवं यंत्र के महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ हम सबसे पहले बल के बारे में समझेंगे। बल आखिर होता क्या है। बल जो है, आप देखोगे किसी गतिशील गेंद को और अधिक गति देने के लिए आप क्या करोगे, आप बल लगाते हो। आप क्रिकेट देखते हो या फुटबॉल खेलते हो तो आपने देखा होगा एक तो बॉलर होता है, ठीक है, एक बैट्समैन होता है। एक बॉलर जो बॉल फेंक रहा होता है बैट्समैन की ओर, ये होता है। तो गेंदबाज जो है बल्लेबाज की तरफ बॉल फेंकता है। तो बॉल को कैसे फेंकता है आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बल लगा के वो तेज़ी से बल्लेबाज की तरफ फेंकता है। अब बल्लेबाज क्या करेगा, जो अपना बैट है वो उस बॉल को मारेगा और उस बॉल को किसी और दिशा में फेंक के चौका या छक्का स्कोर कर लेगा। यही होता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि बल क्या होता है। तो बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। एक तो वह वस्तु जिस पर बल लगाना है, जैसे कि बॉल, और वह वस्तु जो बल को आरोपित करती है, यानी कि बॉलर। क्लियर। तो ये 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तभी बल आपको समझ में आएगा। तो बल क्या है। बल वह कारक या धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। यानी कि जो बॉलर है, गेंदबाज है, वो अपना बल किसकी तरफ आरोपित कर रहा है, बॉल की तरफ आरोपित करता है, तभी तो वो बॉल बैट्समैन की ओर जाती है। जब आप स्थिर गेंद पर हॉकी या छड़ी द्वारा बल लगाते हो तो गेंद क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। उचित मात्रा में बल लगाने से गति करती हुई गेंद क्या होगी, रुक जाती है और बल लगाकर गति करती वस्तु की चाल कम भी कर सकती है। साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का देते हो तो साइकिल गतिमान हो जाती है। इस प्रकार आप साइकिल के पैडल को अधिक धक्का देने पर साइकिल की चाल अधिक और कम धक्का देने पर कम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। जिस तरह का बल लगेगा वस्तु पर, वस्तु भी उसी प्रकार से दूसरी तरफ
आरोपित होगी यानी कि जाएगी। बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकते हो। बल लगाकर, जैसे बॉल आपके हाथ में है तो वो स्थिर है, आपने बल लगाया तो वो बल्लेबाज की तरफ गई, ठीक है, तो उसमें क्या आ गई, गति आ गई। और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हो। अब इस बैट्समैन ने बॉल को फेंका और कैच हो गई, तो यानी कि आपने गति करती आई हुई जो बॉल थी उसको आपने स्थिर कर दिया कैच करके। और किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन भी कर सकते हो। अब ये जो सीधे पहले बैट्समैन की तरफ आई थी तो बैट्समैन ने फेंकी, थ्रो करी दूसरी साइड बॉल को दूसरी साइड फेंका, क्लियर। और चौका, अगर मान लो चौका लग गया तो उसने दिशा में भी परिवर्तन कर दिया और जिस बल से उसने फेंका है तो बॉल की गति में भी परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से ये 4 और 6 स्कोर कर पाते हैं। अगर ज़्यादा बल से उसने फेंका है तो छक्का लग जाता है, थोड़ा कम बल का यूज़ होगा तो चौका ही रह जाएगा। इस तरह से ही मार्क्स मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, वो सब चीज़ें बल की वजह से होती हैं। बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप बॉल जो है बैट से लगेगी तो बैट जिस दिशा में घूमेगा बॉल भी उसी दिशा में चली जाएगी। बॉल यहाँ पर आके स्थिर नहीं हुई है बल्कि उसने अपनी दिशा को बदल लिया है, क्योंकि बैट्समैन ने अपना बल लगाकर बॉल की दिशा में परिवर्तन कर दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई रबड़ बैंड है तो उसका आकार छोटा सा आता है, अगर आप उसको खींचते हो तो उसके आकार में भी बदलाव हो जाता है और उसकी आकृति में भी बदलाव हो जाता है। तो आपने वो जो खींचा है तो उसमें भी आपने बल का प्रयोग किया है, तो इसमें बल लगाकर आपने उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन ला दिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। तो बल जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। अब संपर्क बल क्या होगा, जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हों। जैसा कि इनसे नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट संपर्क में आ रही हैं तो वो संपर्क बल है, और संपर्क में नहीं आ रही हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और वह वस्तु बल लगाने की वाली वस्तु के संपर्क में ना हो तो ऐसा बल असंपर्क बल कहलाया जाता है। संपर्क बल भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पेशी बल, जिनमें हमारी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पेशीय बल कह रहे हैं। पानी से भरी बाल्टी हम उठा रहे हैं या किसी वस्तु को हथौड़े से पीट रहे हैं तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये पेशीय बल के ही उदाहरण हैं। घर्षण बल क्या है, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आप गिर जाओगे। तो यहाँ पर घर्षण बल जो है वो काम नहीं कर रहा है। पेशीय बल में क्या होता है, अगर आपके किसी बॉडी के पार्ट का आप यूज़ कर रहे हो, बल लगा रहे हो, जैसे हाथों का आप इस्तेमाल कर रहे हो या पैरों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर वो बल क्या कहलाया जाएगा, पेशीय बल कहलाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और भी काम हो रहा है, जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, स्पेशली आप अपनी पेशियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर घर्षण बल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, मोटर कार है, बस है, ठीक है, जो पहिए हैं मोटर कार और बस के पहिए वो सड़क पर चल रहे हैं तो वो भी घर्षण बल के कारण ही चल रहे हैं। क्लियर, तो ये है घर्षण बल। अगर आप कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क देते हो तो वहाँ पर भी घर्षण बल कार्य करता है, जिससे कि गोटियाँ तेज़ी से कैरम बोर्ड पर फिसलने लग जाती हैं। अगर घर्षण बल ज़्यादा होगा तो गोटियाँ तेज़ी से नहीं फिसलेंगी बल्कि आराम आराम से जाएंगी। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आप चल ही नहीं सकते बल्कि आप दौड़ने लग जाओगे। क्लियर, कैसे दौड़ने लग जाओगे, जैसे कि आपका छिलका पैरों के नीचे आ जाए तो आप फिसल जाते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, घर्षण बल कम हो गया। जब भी घर्षण बल कम हो जाएगा तो वो काम तेज़ी से होने लगेगा। क्लियर, लेकिन ये सारी चीज़ें मशीनों में नहीं होती हैं। मशीनों में अगर घर्षण बल यानी कि चक्की के पट्टे घिसने पर
घर्षण बल कम हो जाए तो चक्की गति नहीं करेगी। क्लियर। ऐसे ही अगर मोटरसाइकिल के पहिए सड़क पर चल रहे हैं और वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाए तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। क्लियर। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। अब बात करते हैं असंपर्क बल। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा विद्युतीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और ये सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण की वजह से होती हैं। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। हम पर भी गुरुत्व बल कार्य करता है। अगर गुरुत्व बल नहीं होगा तो सभी चीज़ें क्या हवा में उड़ रही होती। क्लियर। दूसरा है चुंबकीय बल। चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है और चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाया जाता है। चुंबक वाला बल। तीसरा विद्युतीय बल। तो हम बचपन में क्या करते थे, एक स्केल होता था, उसको बालों में रगड़ लेते थे, घिस लेते थे और फिर पेपर के जो टुकड़े होते थे छोटे छोटे उनके पास ले जाते थे तो वो पेपर के जो टुकड़े थे ना वो खड़े हो जाते थे। तो वो जो बल था तब तो हमें नहीं पता था कि वो क्या है, बस खेल समझते थे। लेकिन वो उनके बीच भी एक बल लग रहा होता था, उसे विद्युतीय बल कहा जाता है। अब घर्षण बल यहाँ समझ सकते हैं और कुछ उपयोग बताए हैं कि क्या क्या घर्षण बल। जैसे आप चिकने फर्श पर रबड़ की चप्पल पहनकर चलने से फिसल कर गिर जाते हैं तो वहाँ पर घर्षण बल क्या है? कम हो रहा है। ठीक है। कभी कभी घरों में, स्नान गृह में चिकनी फर्श पर रबड़ की चप्पल पहनकर चलने से फिसल कर गिर जाना। इसके बाद आपने देखा होगा कि बर्फ़ की सतह चिकनी होती है, फलस्वरूप बर्फ़ की सतह पर घर्षण बल कम होता है अथवा उस पर चलना या दौड़ नहीं सकते। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। घर्षण बल कम होगा तो आप फिसल कर गिर जाओगे। पेंसिल और कागज़ के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव होता है। घर्षण बल नहीं होगा तो आप लिख ही नहीं सकते, पेंसिल आगे सरक लेगी। माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। मोटर कार, बस, अन्य वाहनों के पहिए तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव होता है। क्लियर। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो मोटरसाइकिल फिसलती हुई आगे पहुंच जाएगी। दांतेदार आरी और लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। तो ये था घर्षण बल। इसके बाद हम पढ़ेंगे मशीनें। कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग होता है और मशीनें आप समझ ही गए होंगे कि कितनी ज़रूरी हैं, कितना समय बचाती हैं। हर काम को सरल बनाने के लिए मशीनों का ही आविष्कार किया गया है और जो आज का युग है वो तो मशीनों का ही युग है। तो मशीनें क्या हैं? ऐसे साधन हैं जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेज़ी से करने में सहायक होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल मशीन कहते हैं। ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सभी चीज़ें क्या है? मशीन है। मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर काम को हम आसान कर सकते हैं। जैसे कुएं से सीधे पानी खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होती है, किंतु घिरनी की सहायता से पानी खींचना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो ये जो घिरनी है ये क्या हो जाएगी? ये एक मशीन कहलाई जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो कार्य है वो बहुत आसान हो चुका है। मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जाता है। और अब हम सरल मशीन के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की सरल मशीन होती हैं। तो ये जो सरल मशीन है ये 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी और पहिया एवं धुरी। जिसमें हम उत्तोलक को बहुत अच्छे से समझेंगे। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। क्लियर। जो निश्चित बिंदु है, एक तरह से आप सोच सकते हो व्हील लगा है, कोई भी व्हील लगा है या कोई ऐसा पॉइंट, उसके चारों ओर ये घूम सकती है। अब ये 3 भागों में बटी होती है। जो उत्तोलक होता है 3 भागों में बटा होता है। पहला है आलम, आयास और तीसरा है भार। आयास यानी कि एफर्ट, जिसे हम कह सकते हैं शक्ति।
क्या बोलते हैं हम इसको? शक्ति बोल सकते हैं आयास को, एफर्ट लगा रहे हैं। आलम्ब क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे हम आलम्ब कहते हैं। एक जो निश्चित बिंदु है उसके चारों ओर, यानी कि वो यहाँ भी घूम सकती है, ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, इधर, ठीक है, इधर भी जा सकती है, और कहीं कोई भी जो छड़ है वो चारों तरफ जा सकती है, तो वो आलम्ब हो गया। वो बीच का जो निश्चित बिंदु है, बीच का जो पेच है, एक तरह से पहिया जो है, वो आलम्ब हो गया। दूसरा, उत्तोलक को उपयोग लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है। अब आप बल लगा रहे हो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, मान लीजिए ये हमारी जो शेप बन गई है, ये कैंची की शेप बन चुकी है, कैंची की शेप बन चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हो किस कैंची से किसी भी चीज़ को काटने के लिए, तो यहाँ पर आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि बल का इस्तेमाल कर रहे हो। अब दूसरी साइड क्या होगा? भार। पेपर काट रहे हो तो पेपर में भी तो हल्का सा भार होता ही होगा, तो यहाँ पर आप भार जो है उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, यानी कि उस कैंची से आप किसको काट रहे हो? पेपर को काट रहे हो, तो पेपर जो होगा वो भार होगा। यहाँ पर आप भार उठा रहे हो इस पेपर का, किसी कपड़े को काट रहे हो तो कपड़े का जो भार उठा रहे हो, तो ये होता है भार। तो तीन चीज़ उत्तोलक में आती है, पहला आलम्ब, शक्ति और भार, और इन्हीं तीनों पर उत्तोलक डिपेंड करता है। इन्हीं तीनों के आधार पर ये तीन स्थितियाँ ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं के अनुसार उत्तोलक को तीन प्रकार में बांटा जाता है। तो पहला होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक, दूसरा होता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, और तीसरा होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो इनको हम समझेंगे और फिर आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि कौन से प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय प्रकार के कौन से होते हैं, और तृतीय प्रकार के कौन से होते हैं। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जिन उत्तोलकों में आयास यानी कि बल भार के मध्य आलम्ब होता है, यानी कि बल और भार के मध्य, शक्ति और भार के मध्य आलम्ब होता है, वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के उत्तोलक क्या होंगे? जिसमें भार, आलम्ब तथा आयाम के बीच होता है। भार जो होता है वो आलम्ब और शक्ति के मध्य होता है, वो द्वितीय प्रकार के। तृतीय प्रकार में शक्ति भार और आलम्ब के मध्य होती है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि तीनों में आयम भार आलम्ब आते हैं, तो अब इसको हम समझें कैसे। आयास जो है उसको हम शक्ति यानी कि बल को हम शक्ति कह रहे हैं, आलम्ब को हमने ए कहा, क्लियर, भार को हमने बी कहा, और शक्ति को हमने एस कहा। तो इसे थोड़ा सा साफ जगह पे समझते हैं। यहाँ पर आलम्ब को हम ए कह रहे हैं, भार को बी कह रहे हैं, बल यानी कि शक्ति एस से हम इसको दर्शा रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? एब्स बन गया। तो एब्स किसके होते हैं? ताकतवर लोगों के, ठीक है। आजकल बहुत प्रचलन में है तो सभी जानते होंगे एब्स, ठीक है, एब्स बन गया। अब एब्स को हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3। 1 का मतलब है प्रथम प्रकार के उत्तोलक, 2 का मतलब है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, और 3 का मतलब है तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब जब हम 1 की बात करेंगे, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में आएगा? अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बीच में के ऊपर प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक हैं उनके ऊपर क्या है? ए है, यानी कि आलम्ब जो है वो भार और शक्ति यानी कि बल के बीच में आएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या आएगा? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो भार है वो आलम्ब और शक्ति के बीच में आएगा, क्लियर। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में शक्ति बीच में आएगी, किसके? आलम्ब और भार के, या भार और आलम्ब के, क्लियर। जो शक्ति भार और आलम्ब के बीच में आएगी। तो इस तरह से हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन सी चीज़ बीच में आती है? ए आलम्ब, क्लियर। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बी भार, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एस यानी कि बल। समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर हेड पंप है, कील निकालने वाली हथौड़ी है, प्लायर्स है, शीशा है, कैंची है आदि। तो यहाँ पर चित्र दिया है कैंची का, इससे हम और अच्छे से समझ लेंगे। अब कैंची में हमने कहा प्रथम प्रकार का उत्तोलक कैसे होगा। अब यहाँ पर एक बीच में पॉइंट दे रखा है, इसे हम हिला नहीं सकते। ये क्या हो गया हमारा? ए यानी कि आलम्ब हो गया, क्लियर। हम अपना बल कहाँ पर लगा रहे हैं? हम यहाँ पर अपना बल लगा रहे हैं। सरौता आप देखोगे ये क्या हो गया? आलम्ब हो गया।
बल हम कहाँ, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम बल यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर हमारा बल आ रहा है यानी कि बी आ रहा है। क्लियर। यहाँ सॉरी शक्ति आ रही है, यहाँ पर हमने अपना शक्ति लगा रहे हैं, तो ये हमारा एस हो गया क्योंकि बल को हम शक्ति से दर्शा रहे हैं। तो ये हमारा ए आलम्ब हो गया, यहाँ हमारा एस हो गया। अब हमारा क्या बचा, भार। अगर हम यहाँ पर किसी सुपारी को काट रहे हैं तो ये भार यहाँ पर हमारा इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर। तो ये हो गया बी। तो आलम्ब भार और शक्ति के बीच में आ गया। ऐसे ही कैंची में बीच में ये जो पॉइंट है ये आलम्ब हो गया, यहाँ हमारी शक्ति का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ अगर हम किसी पेपर को या किसी कपड़े को रख रहे हैं यानी कि भार को ये संभाल रहा है, तो वहाँ पर हमारा बी हो गया। तो ये क्या हो गए, प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो गए। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आप देखोगे ये जो पिक्चर दिया है ये है पहिए वाली ट्रॉली का पिक्चर। अब पहिए वाली ट्रॉली में आप देखोगे यहाँ पर जो ये पहिया है इसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, इसके थ्रू आप जा रहे हो, तो ये तो आलम्ब हो गया। यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पर आपने भार रखा हुआ है, भार लगाया हुआ है, और थर्ड में यहाँ पर आप शक्ति लगा रहे हो। तो द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है आलम्ब और शक्ति के। ऐसे ही ये सनौते में बीच में आप सुपारी लगाते हो तो भार आप बीच में प्रयोग कर रहे हो। क्लियर। यहाँ पर आप बल लगा रहे हो और ये पॉइंट है, ये एक प्रकार का पॉइंट जहाँ पर है, व्हील जहाँ पर है, वो आपका आलम्ब हो गया। तृतीय प्रकार में चिमटा कैसे होगा, यहाँ आप देखोगे यहाँ से आप हिलाना चालू करते हो, जहाँ से आपकी जो वस्तु है हिल रही है, कैंची में बीच में पॉइंट होता है तभी आप उसे ऊपर नीचे कर पाते हो। यहाँ पर जो पहिया है इसकी वजह से ही आप आगे पीछे कर पा रहे हो। क्लियर। इसमें ये जो पॉइंट है, पेच लगा हुआ है, इसकी वजह से आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हो। चिमटे में यहाँ पर जॉइंट है तो ये आलम्ब होगा क्योंकि इसी की वजह से आप चिमटे को ऊपर नीचे कर पाते हो। क्लियर। अब ये आलम्ब हो गया। यहाँ पर आपने यहाँ से पकड़ते हो तो यहाँ पर आपने शक्ति लगा दी, और यहाँ से आपने रोटी उठाई, ये आपका भार हो गया। तो तीसरी चीज़ क्या आ गई, शक्ति बीच में आ गई, तो ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाए जाएंगे। एप्स अपॉन 1 2 3 से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अलग से एक मैं उत्तोलक का वीडियो बना दूँगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर। अभी हम पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पेच स्क्रू किसी कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाने में पेच यानी कि स्क्रू भी हमारी सहायता करते हैं, और स्क्रू वास्तव में झुके तल के समान होते हैं। आपने देखोगे लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, अलमारी में बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनमें स्क्रू लगाए जाते हैं, पेच लगाए जाते हैं। झुका तल किसी भारी वस्तु जैसे लोहे के भारी बॉक्स को उठाकर मेज पर रखने का प्रयास करने। अब लकड़ी को एक मजबूत पटरा लीजिए, पटरे को मेज से पृथ्वी पर झुका कर रखिए। अब लोहे के बॉक्स को पटरे की सहायता से मेज पर चढ़ाएं। तो आपने क्या देखा, पटरे की सहायता से भारी बॉक्स को मेज पर चढ़ाने में आसानी हुई। झुका तल एक सरल मशीन की तरह कार्य करता है। घिरनी यानी कि पुली, घिरनी की सहायता से कुएं से पानी बड़ी आसानी से और सुविधाजनक तरीके से निकाला जा सकता है। पहिया और धुरी, रेलवे स्टेशनों पर कुलियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली ट्रॉली में पहिया और धुरी लगी होती है। ट्रॉली की सहायता से कुली बड़ी आसानी से सुविधाजनक तरीके से भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंबल लगाकर ले जाते हैं। तो ये पांचों चीज़ें हमने पढ़ी। ये क्या थी, सरल मशीन के प्रकार। तो यहाँ पर मशीनों की देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। मशीनों की बाल बेयरिंग में घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस लगाना चाहिए। अधिकांश मशीनें लोहे की बनी होती हैं। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसने लगते हैं, और इनको घिसने से बचाने के लिए स्नेहक तेल, ग्रीस समय समय पर लगाना चाहिए। तो यह हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने क्या क्या सीखा, बल व धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ऐसे साधन जो कार्य की सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया। उत्तोलक हमने पढ़े 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी के यानी कि A,
BS/1 2 3। सिंपल तरीके से याद रखेंगे तो हर चीज़ याद हो जाएगी। बहुत सारी ट्रिक होती हैं हर चीज़ को कठिन चीज़ों को सरल बनाने की, तो उन ट्रिक्स को याद रखिए, कोशिश कीजिए खुद की ट्रिक्स बनाने की, तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए पढ़ाई और आप आगे भी याद रख सकते हो। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप आने वाले अपने स्टूडेंट्स को भी बता सकते हो, तो आपकी भी वाह वाह होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के प्रश्न जो हैं। आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। तो आम का पेड़ से नीचे गिरना तो वही है जो एप्पल का पेड़ से नीचे गिरने का था, गुरुत्व बल। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। घर्षण बल का उदाहरण जंगलों में आग लगना, मशीनों में कल पुर्जों का घिसना, जूतों का घिसना, कुएं से पानी खींचना घर्षण बल का उदाहरण नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा। प्रथम श्रेणी के ऊपर क्या आता है, ए आता है, तो आलंब जो है वो बीच में होगा, किसके, आलंब जो बीच में होगा किसके, यहाँ पर भार और आयास के। क्लियर। आयास और भार के मध्य आलंब होता है, इसका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल मशीनें होती हैं। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, हमने पढ़ी। घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या उपयुक्त सभी पर। तो घर्षण बल सभी पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर उत्तोलक को समझने के लिए एक बार और हम मिलान कर लेते हैं। जैसे प्लायर्स है, वो प्लायर्स प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। प्लास, जिसे आप कहते हो ना, प्लास बीच में पॉइंट लगा होता है, यहाँ से आप बल लगा रहे होते हो और किसी वायर वगैरह को काटने के लिए यहाँ पर भार होता है। झाड़ू जो है वो क्या है, तृतीय श्रेणी की उत्तोलक होती है। यहाँ आप देखोगे झाड़ू बीच में से बंधी होती है, यहाँ से आप पकड़ रहे होते हो। क्लियर। और यहाँ से आप भार, कुछ भी सफाई कर रहे होते हो, वो सब भार है। पहिए वाली ट्रॉली क्या होगी, तृतीय श्रेणी की उत्तोलक, जो कि हमने पढ़ी थी। और घिरनी क्या है, सरल मशीन है, जैसे कि पानी आप कुएं से आसानी से निकाल सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे वीडियो पे तो हम भी मोटिवेट होते हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।